नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम एक नया कार्यक्रम आपके सामने आज से लेकर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में किसी एक विषय पर बहुत गंभीरता से और काफी गहराई के साथ चर्चा होगी। तमाम आयामों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि किसी एक विषय पर आपको कहीं और भटकना न पड़े। आज हम दरअसल चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो इन दिनों मराठा आंदोलन चल रहा उसकी, और इस मराठा आंदोलन की वजह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में कितनी दिक्कत आ सकती है उस पर। आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें 48 ये महाराष्ट्र से आती हैं। और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। और यही कारण है कि पिछले दिनों आपने बहुत कुछ उठापटक महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ी, उसके बाद एनसीपी को तोड़ा। और वो इसलिए था क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे उसमें 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 18 सीटें शिवसेना ने जीती थी और दोनों एक साथ थी। अगर दोनों की सीटों को मिला दिया जाए तो 48 में से 41 सीटें एनडीए यानी बीजेपी और शिवसेना को मिली थी। लेकिन जब शिवसेना और बीजेपी के बीच में गठबंधन टूटा तो उस गठबंधन टूटने के बाद यह संकट पैदा हो गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर अगर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ना पड़ेगा तो उसकी लोकसभा की सीटें बहुत कम हो सकती हैं और उस स्थिति में दिल्ली में उसको सरकार बनाने में दिक्कत पैदा हो सकती है। और यही कारण है कि आप सब लोगों ने इस बात को देखा होगा कि कैसे सबसे पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा गया, उसके बाद शरद पवार की एनसीपी को तोड़ा गया। और ये पूरी कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का जो टूटा हुआ हिस्सा, एनसीपी का टूटा हुआ हिस्सा, ये तीनों एक साथ मिला के जब लोकसभा का चुनाव लड़ें तो फिर जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, यानी जिसमें कांग्रेस पार्टी, टूटा हुआ एनसीपी और टूटी हुई शिवसेना, इनके ऊपर वो बढ़त हासिल कर सके और दिल्ली की कुर्सी हासिल करने में उसको दिक्कत न पैदा हो। लेकिन अब जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया संकट महाराष्ट्र के अंदर पैदा हो गया है और यह संकट है मराठा आंदोलन का। दरअसल मराठा आंदोलन वैसे तो महाराष्ट्र के अंदर कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जो ताजा हालत है वो ये है कि जालना जिले के अंदर मनोज जारगे पाटिल नाम के एक मराठा एक्टिविस्ट भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी मांग थी। और उनका कहना था कि मराठाओं को ओबीसी की कैटेगरी की तरह ही उनको आरक्षण मिलना चाहिए। यह भूख हड़ताल चल रही थी। इस बीच 1 सितंबर को सरकार को लगा होगा कि अगर ये हड़ताल लंबी चलती रही तो हो सकता है उनको दिक्कत आए, लिहाजा मनोज पाटिल को अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की गई, यानी उनको जो हड़ताल स्थल था वहां से हटाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। इस बीच वहां पे मराठी आरक्षण करने वाले एक्टिविस्ट और पुलिस के बीच में जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा आंदोलनकारी जो है वो घायल हुए, 37 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए और 15 से ज्यादा वाहनों को आग लगाई गई। मामला वहां से भड़क उठा। मामला जब भड़का तो महाराष्ट्र की सरकार को, जहां पे इस वक्त शिंदे सरकार है, उसको इस बात का एहसास हो गया कि अगर इस मामले को जल्दी काबू नहीं किया जाए तो फिर दिक्कत काफी पैदा हो सकती है, क्योंकि मराठा आंदोलन का एक लंबा चौड़ा इतिहास, उसके बारे में थोड़ी देर में बताते हैं। लिहाजा इस डैमेज कंट्रोल करने की दृष्टि से आनन फानन में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फौरन माफी मांगी और उन्होंने कहा कि जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने कार्रवाई की है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। शरद पवार भी जालना पहुंच गए। शरद पवार वैसे मराठा हैं, वो जालना पहुंचे। जब सरकार को लगा कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है तो फिर उन्होंने 6 तारीख को मुख्यमंत्री शिंदे ने एक सरकारी आदेश निकाला और इस सरकारी आदेश के मुताबिक मराठाओं में जो लोग कुणबी जाति के लोग हैं, अगर वो कुणबी सर्टिफिकेट अगर वो पेश कर लेंगे तो उनको ओबीसी कोटे से आरक्षण मिलेगा। इस बात को दोबारा से ध्यान रखिएगा। शिंदे सरकार की तरफ से एक आदेश पारित किया गया
उस आदेश में कहा गया कि जो मराठा कुणबी सर्टिफिकेट पेश करेंगे, यानी उनकी जाति कुणबी है, ये सर्टिफिकेट अगर पेश करेंगे तो उनको ओबीसी कोटे से आरक्षण मिलेगा। इस आदेश के बाद मामला जहां सुलझना था थोड़ा सा और बिगड़ गया। लेकिन क्यों बिगड़ा, किस लिए बिगड़ा, इस पर बताएंगे थोड़ी देर में। उसके पहले आपको बता देते हैं कि मराठा आंदोलन का या मराठा आरक्षण का इतिहास क्या है। दरअसल मराठा जो है ये महाराष्ट्र की आबादी के 31% है। मराठा महाराष्ट्र की आबादी के 31% है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के समाज में इनका जबरदस्त आधिपत्य है, डोमिनेट करते हैं पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को। और इसको इस बात से समझा जा सकता है कि सिर्फ 31% आबादी होने के बावजूद भी 1980 के बाद कोई भी ऐसी सरकार, राज्य सरकार नहीं बनी जिसमें मराठाओं के पास जो मंत्रालय है वो 50% से कम हो। यानी आबादी 31% है, मंत्री बनने वालों की संख्या हर बार 50% से ज्यादा रहती है। शिक्षा संस्थानों में 54% इनका कब्जा रहता है। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में इनका 70% कब्जा रहता है। कृषि जमीनों पर 70% इनका कब्जा रहता है। जाहिर सी बात है ये बैकवर्ड कम्युनिटी बिल्कुल नहीं है, अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखें, अगर सामाजिक दृष्टि से देखें और आर्थिक दृष्टि से भी देखें। यही कारण है कि 1980 के दशक तक, जब तक कि मंडल कमीशन नहीं लगा था, तब तक महाराष्ट्र की जो मराठा कम्युनिटी है इसने कभी अपने आप को बैकवर्ड नहीं माना और कभी आरक्षण की डिमांड नहीं की। लेकिन जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया और पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की बात की, तो उसके बाद से मराठों के अंदर भी सिकुड़ाहट शुरू हुई, उनके यहाँ बेचैनी शुरू हुई और वहां भी मराठों को आरक्षण देने की डिमांड शुरू हुई। क्योंकि ये वही वक्त था जब मराठाओं की जो आमदनी है, क्योंकि ये बेसिकली कृषि आधारित कम्युनिटी है, इसलिए मराठाओं की आमदनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। आमदनी कम होती जा रही थी, इसलिए इनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा तो इनके जो युवा हैं उन्होंने ये देखा कि जिन समुदायों को आरक्षण मिला हो, चाहे ओबीसी समुदाय हो, दलित समुदाय हो, आदिवासी समुदाय हो, उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती जा रही। लिहाजा इनके यहां भी आरक्षण की डिमांड शुरू हो गई। लेकिन यह मामला धीरे धीरे चलता रहा। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए और उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी, उस वक्त जो राज्य की सरकार थी वहां पे कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। 48 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस और एनसीपी को मिली थी। कांग्रेस और एनसीपी को यह लगा कि अगर यही ट्रेंड अगर विधानसभा के चुनाव में रहेगा तो फिर उनकी बुरी हार होगी और सरकार उनके हाथ से निकल जाएगी। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस एनसीपी सरकार थी उसने एक अध्यादेश जारी किया और मराठाओं को 16% आरक्षण देने का फैसला कर दिया। यानी अध्यादेश जारी करके मराठाओं को 16% आरक्षण दे दिया। इस आरक्षण को देने के पहले ना तो किसी तरीके की कोई स्टडी की गई, ना किसी तरीके का कमीशन बनाया गया, बस दे दिया गया। क्योंकि डर था कि अगर लोकसभा का ट्रेंड अगर चलता रहा तो फिर विधानसभा में बुरी तरीके से हारेंगे। लेकिन कुछ महीने के बाद सरकार के इस फैसले को मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मुंबई हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया गया और इस बीच महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस एनसीपी सरकार चुनाव हार गई, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बाद में शिवसेना ने उसको समर्थन दिया। यह मामला ठंडे बस्ते में एक तरीके से चला गया। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह लगा कि अगर मराठाओं को आरक्षण अगर दे दें तो फिर वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक छत्र शासन कर सकते हैं। उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया और इस स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी और यह कहा कि शिक्षा में मराठों को 12% आरक्षण और नौकरियों में
13% आरक्षण दिया जाए। इस फैसले को फौरन मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मुंबई हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को सही ठहराया। सरकार के इस फैसले को सही ठहराने के बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर लंबे समय तक सुनवाई हुई और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया। सरकार की तरफ से यह कहा गया, माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि मराठा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर पिछड़े नहीं है। यह बात ध्यान देने की बात है। जैसा कि हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि मराठा जो है महाराष्ट्र की राजनीति को डोमिनेट करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र को डोमिनेट करते हैं, वहां के जो कृषि का व्यवसाय है उसको डोमिनेट करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनको डोमिनेट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि दरअसल अब आप इनको आरक्षण नहीं दे सकते हैं क्योंकि सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं, यानी पिछड़े समुदाय, पिछड़े तबके से ये नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर मराठा समुदाय के अंदर बेचैनी पैदा हुई और फिर मराठाओं को आरक्षण देने के लिए आंदोलन धीरे धीरे शुरू होता गया। जो आंदोलन धीरे धीरे शुरू हो गया था, कई जगहों पे जो धीरे धीरे फैलता हुआ जा रहा था, उस आंदोलन को एक पुलिस की एक कार्रवाई ने एक विस्फोटक स्वरूप दे दिया। और वो कार्रवाई जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मनोज पाटिल को, जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनको हटाने की जो कार्रवाई पुलिस ने की थी, उसके बाद जो झड़प हुई उसमें आंदोलनकारियों को चोट आई, पुलिस को चोट आई और मामला अचानक विस्फोटक हो गया। जब मामला अचानक विस्फोटक हो गया तब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने एक सरकारी आदेश निकालकर यह कहा कि मराठाओं में जो कुनबी है अगर वो सर्टिफिकेट लाकर दे दे तो उनको ओबीसी तबके में आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन सरकार का यह फैसला एक तरीके से उल्टा पड़ गया। उल्टा इसलिए पड़ गया क्योंकि सरकार ने यह कहा था कि कुनबी समुदाय अगर सर्टिफिकेट देगा तो सरकार का यह फैसला महाराष्ट्र की जो मध्य महाराष्ट्र है उसके 8 जिलों में ही यह लागू होगा। लिहाजा मनोज पाटिल जो आंदोलनकारी धरने पर बैठे हुए थे, उन्होंने फौरन इस बात का ऐलान कर दिया कि ये सरकार का ये फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। सरकार को पूरे महाराष्ट्र के अंदर सारे मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देना चाहिए, यानी सारे मराठाओं को कुनबी मान लेना चाहिए और सिर्फ 8 जिलों में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इस फैसले को लागू करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वो धरने स्थल से उठेंगे नहीं, भोजन भी त्याग देंगे, पानी भी त्याग देंगे और साथ ही साथ सरकार जो उनको आईवी के माध्यम से किसी दूसरे माध्यम से अगर खाना खिलाने की कोशिश करेगी उसको भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। यानी जिनको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही थी वो और नाराज हो गए। दूसरी तरफ मराठाओं को आरक्षण देने का एक नतीजा यह हुआ कि जो ओबीसी समुदाय है उस ओबीसी समुदाय ने कहा कि वो मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे कोटे से आप मराठाओं को आरक्षण मत दीजिए। अगर आपको आरक्षण देना है तो आप दूसरे कोटे से उनको आरक्षण दीजिए, आप हमारे कोटे से उनको आरक्षण मत दीजिए। ये बात इन लोगों ने कही। साथ ही साथ कुनबी समुदाय जिसको पहले से ही आरक्षण मिल रहा है, उसने भी यह कहा कि आप मराठाओं को कुनबी नाम से सर्टिफिकेट मत दीजिए। अब अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। मराठा पहले से नाराज थे, वो और नाराज हो गए। ओबीसी जो पहले शांत बैठे हुए थे, उनको लगा कि उनके कोटे से मराठाओं को आरक्षण दिया जा रहा, लिहाजा उनकी रोटी कम पड़ रही है, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और कुनबी समुदाय भी नाराज हो गया। इसका नतीजा ये निकला कि कुनबी और ओबीसी समुदाय नागपुर के संविधान चौक पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के लिए बैठ गए हैं और इसी तरीके से बुल्ढाना और दूसरे इलाकों में भी ओबीसी समुदाय के लोग, कुनबी समुदाय के लोग ये अब अपना धीरे धीरे अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यानी सरकार जो डैमेज कंट्रोल करना चाहती थी, बजाय डैमेज कंट्रोल के उल्टा उनके ऊपर पड़ गया। अब अगर महाराष्ट्र के अंदर अगर 31% मराठा
अगर वो नाराज होते हैं और ओबीसी समुदाय जो एक बड़ा तबका है जिसको महाराष्ट्र के अंदर 19% आरक्षण मिला हुआ है, वो नाराज होता है, कुणबी समुदाय अगर नाराज होता है, तो फिर आप सोचिए कि बीजेपी का क्या हाल होगा। ऐसी स्थिति में आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक गहरे संकट में फंस सकती है, क्योंकि ये जो ओबीसी समुदाय है, इस ओबीसी समुदाय को लुभाने की बहुत कोशिश पिछले दिनों बीजेपी की तरफ से की गई थी और ये लोग बहुत अधिक संख्या में बीजेपी को वोट भी कर रहे थे। इसलिए ये मराठा आंदोलन बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत पैदा करने वाला है 2024 के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।